नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई से रिलेटेड हिंदी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो वर्णमाला है। इसके पहले हमने एक वर्णमाला का जो शुरुआत का भाग था उसको भी डाला है, यानी आज का जो हमारा भाग है वो वर्णमाला का दूसरा भाग है। तो ये वर्णमाला जो है ना, उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। जो भी हमारे प्रमुख एग्जाम होंगे जिनमें हिंदी पूछी जाएगी, उनमें लगभग आपको वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले हमने जब बात की थी तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, और वहां पर हमने पढ़ा था कि अब आपको करना है 53, यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो 52, यानी 53 हमें पहले करना है, और यदि 53 ऑप्शन में नहीं होगा तो हमें 52 करना है। और फिर इसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। यानी आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम जहां तक पिछली क्लास में स्वरों का वर्गीकरण हो गया था, यानी मात्रा के आधार पर, मात्रा या काल, उच्चारण समय के आधार पर, ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो स्वरों का वर्गीकरण रहेगा वो हमारा रहेगा मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। संभवतः ये हमारा 5वां वर्गीकरण है। इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में 4 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। यानी मुख द्वार खुलने के आधार पर, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं स्वरों को, तो हमारे मुख का कभी ज्यादा खुलना होता है, कभी कम खुलना होता है, कभी बिल्कुल बंद होता है, कभी हल्का सा बंद होता है। तो इस आधार पर 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया, और यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। एक आपका होता है समृद्ध, दूसरा होता है आपका अर्ध समृद्ध, तीसरा आपका होता है विवृत, विवृत, और चौथा हमारा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है, ये 4 प्रकार से बांटा गया है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। पहला समृद्ध, इसमें क्या होता है कि मुख द्वार बंद, यानी इसका मतलब ये है कि इसको बोलने पे हमारा मुख जो है, ओठ जो है वो बिल्कुल खुलेंगे नहीं, इसको हम दबा के बोल सकते हैं, यानी ई और उ, ई उ, लगभग हमारा पूरा का पूरा मुख बंद होता है। फिर अर्ध समृद्ध में आते हैं, तो यानी इसमें क्या होगा कि पूरा बंद नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा खुला होगा, यानी उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा खुला होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अर्ध समृद्ध है, यानी पूर्ण रूप से मुख बंद नहीं है, हल्का सा खुला हुआ है। इसमें क्या होगा, आपका एक होगा ए और एक होगा आपका ओ, यानी ए ओ को जब हम बोलेंगे तो उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा मुख खुला होगा। जब विवृत की बात आएगी तो मुख द्वार पूर्णता क्या हो जाएगा, पूर्णता खुल जाएगा। इसमें आ या औ, यानी क्या होगा, इसमें मुख द्वार पूर्णता खुल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि मुख द्वार बंद, इसमें लिख सकते हैं मुख द्वार हल्का सा खुला, थोड़ा खुला। इसमें हम कहेंगे कि मुख द्वार पूर्णता, पूर्णता खुला। इसमें कह देंगे
कि मुख द्वार हल्का सा बंद, तो जो बचा है उसमें वो सब इसमें आ जाएगा। यानी 4 वो हो गए, 2 आपके वो हो गए, 4 2 6 और एक साथ जो बच गए वो सारे इसमें। तो आप कुछ ना करें, शेष सभी लिख दें, तब भी आपका काम चल जाएगा। शेष सभी क्या होंगे? अर्ध विवृत होंगे। और इसमें क्या होगा? मुख द्वार, मुख द्वार, मुख द्वार खुला की अपेक्षा क्या होगा? कम खुला हुआ होगा, कम खुलेगा। अब इसमें बस एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझनी है, जो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ भी लिखा है मुख द्वार थोड़ा खुला और यहाँ लिखा है थोड़ा कम खुलेगा, तो इसका मतलब तो एक सा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पूर्णतः मुख बंद, इसमें हल्का सा मुख खुलेगा। इसमें मुख पूर्णतः बंद, इसमें पूर्णतः बंद, पूर्णतः खुला होगा इसमें विवृत में, इसमें पूर्णतः खुला नहीं होगा, हल्का सा बंद होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये अगला वर्गीकरण हमारा किसका हो गया? स्वरों का। यानी हम लोगों ने अभी तक जो आधार पढ़े हैं, इसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, उसके बारे में जानना है तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको ह्रस्व और दीर्घ यानी जानने हैं बहुत अच्छे से, संयुक्त स्वर जानने हैं। ठीक है। और सजाती विजाती जानने हैं तो आपको आप पिछली कक्षा में जाना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, यानी स्वरों का वर्गीकरण हम लोगों ने लगभग कर लिया है। अगर कोई छूट गया है वर्गीकरण तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको भी बताएंगे। वैसे संभवतः कोई छूटा नहीं है। तो यहाँ पर जब हम स्वर की बात कर रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि स्वर में हमने जो वर्गीकरण किया, इसमें भी एक चीज और रह गई, आपका रह गया स्वरों का वर्गीकरण अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण अथवा महाप्राण के आधार पर। ठीक। और स्वरों का वर्गीकरण अघोष और सघोष के आधार पर। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, अघोष होते हैं या सघोष होते हैं, सघोष को हम घोष भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपका उत्तर होगा सभी स्वरों के लिए, क्योंकि सभी स्वरों का उच्चारण स्थान अलग है, ह्रस्व दीर्घ में अंतर है, मुख द्वार खुलने के आधार पर अंतर है, पर यहाँ सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण सभी स्वर, और सभी स्वर सघोष होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यानी जो भी स्वर है हमारे, वो सब के सब स्वर अल्प प्राण और सघोष हैं, इस आधार पे, इस वर्गीकरण के आधार पे। तो यहाँ पर कोई अलग अलग से याद नहीं करना है, सभी स्वरों को अल्प प्राण और सघोष के अंतर्गत ही रखना है। इसी आधार पर हमारे अंतःस्थ व्यंजन भी सेम यही रहेंगे, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन जो है वो भी इसी से बनेंगे, ई से या, ऊ से वा, री से रा, ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो वो भी यही रहेंगे जो आपके स्वर हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्वरों का पूर्णतः वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? तो व्यंजनों का वर्गीकरण। उससे पहले आप लोगों के लिए एक काम ये है कि आप स्वर, कुल स्वर कितने हैं? 13, उनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हिंदी में स्वर पूछता है स्वर कितने हैं, तो आप जो 11 दिए हैं उनको लिख लेंगे। और आगे यदि आपसे पूछता है कि हिंदी में मात्राएं कितनी है, तो 10 है, उनको लिख लेंगे। यानी यहाँ पर आपका आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ और अंगहा को लेंगे। ठीक है। अंग और आहा, ये आपके कुल मिलाकर के 13 हो गए। इनमें से जब 11 लेंगे तो आपको अंग और आहा को छोड़ देना है। ठीक है। अंग आहा को छोड़कर, अंग कामा आहा के अलावा सभी, ठीक, के अलावा अन्य सभी। ठीक। और जब हम मात्राओं में आएंगे
तो मात्राओं में आपका छोटा आ भी हट जाएगा और अंग और आहा आपका ये भी हट जाएगा, यानी इन तीनों को छोड़ देंगे के अलावा सबकी मात्राएं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इसमें आपके 13, 11 और 10 इन तीनों की बात हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहले व्यंजन क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं कि वे वर्ण, ठीक है, वे वर्ण, ठीक है, वे वर्ण जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, जो बोले जाते हैं स्वर की सहायता से। स्वर की सहायता से जिनको बोला जाता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में अगर हम देखें तो व्यंजन में हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे कुल व्यंजन कितने हैं। तो अलग से ये आप पढ़ भी चुके हैं कि कुल व्यंजन आपके हैं वर्तमान में 40। पहले कितने होते थे, 39। पहले 39 होते थे, अब कितने हैं, 40। और अगर हम मूल व्यंजन की बात करें तो ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अभी हमारे हैं 34, पहले होते थे 33। ठीक है, इनकी सब की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मूल व्यंजन कौन से हैं, उनमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा आता है का वर्ग, यानी का, खा, गा और आपका, ठीक है। फिर आता है आपका चा वर्ग, फिर आपका आता है टा वर्ग, फिर आपका आता है ता वर्ग, फिर आपका आता है पा वर्ग। तो इस प्रकार से पहले हमारे 25 आते हैं। ये 25 इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनका ही पहले हम इनके बारे में ही अच्छे से जान लेते हैं, फिर बच्चे वाले जो रहेंगे उनको शेष को हम अलग से समझेंगे। इन 25 को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। चाहे आप इनको स्पर्श बोल दीजिए, ठीक है, चाहे आप इनका दूसरा नाम वर्ग व्यंजन भी कह सकते हो, वर्ग व्यंजन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनको हम दो नाम से जानते हैं, एक स्पर्श व्यंजन के नाम से, दूसरा इनको हम वर्ग व्यंजन के नाम से। वर्ग व्यंजन क्यों, क्योंकि इधर भी 5 और इधर भी 5, यदि हम लेंगे तो 5 और 5 25, यानी पचम 25 होता है, और ये 25 ही है, और इनका क्रम भी एक जैसा है। अगर पहला यहाँ पर अघोष है, ठीक है, तो हर लाइन का पहला अघोष ही रहेगा। ये चीज आपको समझनी, इनमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। इन 25 को याद करना समझना ज्यादा कठिन नहीं है। इनके बारे में जो चीज रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। अगर इनको पंचमाक्षर बोलेंगे तो सभी को इन पांचों को पंचमाक्षर बोलेंगे, चाहे किसी भी लाइन का हो पांचमाक्षर। यानी इसको हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के नाम से जानते हैं। अब इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श या वर्ग व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि वर्ग व्यंजन जो है वो है आपके 25, चाहे स्पर्श कह दें चाहे वर्ग व्यंजन कह दें। ठीक है, अब इसमें देखो ये पंचमाक्षर हो गए, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। ये जो भी पहले रहेगा लाइन में सबसे पहले अपनी पंक्ति में, उसको हम उसी वर्ग के नाम से जानेंगे। अब इनके उच्चारण स्थान सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, इसको हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा। तो देखिएगा, का वर्ग का उच्चारण स्थान सबसे पहले हमारा रहेगा कंठ। क्या रहेगा, कंठ, यानी कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसको हम कंठ कहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी का है और इसमें भी का है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। चा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, तो चा वर्ग को हम लोग कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं हम लोग, तालव्य। तालव्य, तालव्य क्यों, क्योंकि तालव्य का मतलब है तरुआ। मुख के छत का जो ऊपरी भाग होता है
जो मुख की छत है, यानी मुख नीचे से ऊपर का आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ उसको छत बोलेंगे, तो वो जो होता है उसको तरुआ बोलते हैं। और वैसे शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से उसको तालु बोलते हैं। ठीक है, तो तालु में जो है उसको हम इसमें क्या बोलेंगे, क्योंकि तालु से ये निकल रहा है तो इसको तालव्य बोलेंगे। फिर तीसरा आपका है, इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, क्योंकि उस स्थान का नाम है मूर्धा। मूर्धा में जीभ टच होती है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। यानी जब हमारी जीभ पलट के मुख के छत के पिछली भाग, पीछे वाले भाग को टच करेगी तो उसको ही हम बोलेंगे मूर्धन्य व्यंजन। ता वर्ग को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दंत्य, क्योंकि इनको बोलने में क्या होता है कि हमारी जीभ कहीं ना कहीं दांत को टच करती है। फिर आपका गया पा वर्ग, इसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में हमारे ओठ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम देखें तो ये क्या हो जाता है, इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, ओदम ताक, ओदम ताक। ये उल्टा क्रम है, यानी पहले ओष्ठ, फिर दंत, फिर मूर्धन्य, फिर तालव्य, फिर कंठ, यानी उल्टा हमने इसको आपको बताया है। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो, या आप और भी कोई ट्रिक बना सकते हो। यहाँ के हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ एम हो गया तो के टी एम हो गया। ठीक है, और यहाँ फिर से टी हो गया, टी और यहाँ पर ओ, तो के टी एम और टी ओ, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको याद करो। ठीक है, ये बात हो गई आपके स्वरों के व्यंजनों के वर्गीकरण में उनके उच्चारण स्थान को लेकर के, यानी किस वर्ग के किस। अब यहाँ पे आ जाए आपका कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत बता दोगे कि कंठ है। इसको बोलने में कंठ की सॉरी कंठ की आवश्यकता पड़ती है, यानी गले पे जोर पड़ता है। लेकिन जब हम चा वाली लाइन को बोलते हैं तो हमारी जीभ तरुए में टच होती है। जब हम टा ठा डा डा बोलते हैं जीभ हमारी पलट के मुख के छत के पिछली भाग को टच करती है। जब ता था दा दा बोलते हैं तो जीभ हमारी दांतों को टच करती है। और जब ओष्ठ की बात कर रहे हैं, पा फा बा भा, तो ओष्ठ को टच करती है। यानी हिंदी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी है सब वैज्ञानिक तरीके से ही बताया गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी में, इसको आप लोग जहां पे आप लोगों को लगे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक करके, और फिर आगे आप लोग बढ़ सकते हो। तो पहला तो ये वर्गीकरण हो गया कंठ तालव्य ओष्ठ का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है बात आपकी कि इनको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष कैसे समझा जाए। तो देखो, अल्प प्राण एक होता है, फिर एक आपका होता है महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर एक होता है अल्प प्राण, और फिर आपका एक हो जाता है महाप्राण, फिर आपका एक हो जाता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो इसको याद करने के लिए अल्प प्राण महाप्राण के लिए हमारी ट्रिक है कि अल्प प्राण होता है 1 3 5, ये क्या होते हैं अल्प प्राण, और 2 और 4 क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण। यानी 135 एपी और 2 4 एमपी, यानी इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक लगा के कैसे भी याद कर सकते हो। ये हम अभी केवल आपको इन 25 स्पर्श या वर्ग व्यंजन के बारे में ही बता रहे हैं। इसके आगे भी और भी जो है वर्ण आपके आएंगे और उनके बारे में भी बात होगी, पर यहाँ पर फिलहाल अल्प प्राण की बात हो गई कि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। चाहे तो आप अल्टरनेट के हिसाब से याद रखें, चाहे तो आप उस ट्रिक को लगा करके याद रखें। तो ये हमारी बात हो गई अल्प प्राण और महाप्राण की। अब आगे हम बात करेंगे अघोष और सघोष की। ठीक है, अघोष और सघोष की। तो यहां देखो, प्रारंभ के 2 अघोष होते हैं और लास्ट के 3 सघोष होते हैं, यानी अघोष अघोष, और इनको चाहे हम घोष कह दें चाहे सघोष कह दें, घोष घोष और घोष। ठीक है, यानी प्रारंभ के 2 अघोष और लास्ट के 3 सघोष। तो अघोष को याद करने के लिए क्या करोगे आप कि 1 और 2 यानी 12,
अघोष, ठीक। और 3, 4, 5 इसको क्या करोगे, सघोष, ठीक। तो एस करके कुछ भी करके आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अघोष और सघोष क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना रहे। देखते हैं कि हमारा जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जब मुख से हवा कम निकलती है, मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है, कम हवा, जब मुख से कम हवा निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। यानी जैसे हम बोलेंगे क तो हवा कम निकलेगी, जब बोलेंगे ख तो पूरी की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। तो महाप्राण किसको कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा, यानी ज्यादा हवा निकले मुख से, ठीक है, ज्यादा हवा निकले, मुख पूरा खुलेगा और पूरी हवा निकल जाएगी तो उसको हम महाप्राण कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अघोष, अघोष में क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, स्वर तंत्रियों में, ठीक है, तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं। और सघोष में क्या होगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, जस्ट इसका उल्टा। यानी आप अच्छे से समझ लें, अल्प प्राण का मतलब है मुख से हवा का कम निकलना, महाप्राण का मतलब है मुख से पूरी हवा बाहर निकल जाना, अघोष का मतलब है स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। अब इनको शुद्ध उच्चारित हम लोग नहीं करते, गुरुकुल प्रणाली में ये सब चीजें सिखाई जाती थी। अब तो इंग्लिश स्पीकिंग पे जोर है, हिंदी स्पीकिंग पे कोई जोर नहीं है, हिंदी के बोलचाल में कोई ये सब चीजें नहीं देखी जाती। सघोष में क्या है, इसका जस्ट उल्टा, स्वर तंत्रियों में कंपन क्या है, इसमें नहीं होता था, इसमें होता है सघोष में। तो ये चीज हो गई। यहाँ पर आपका अल्प प्राण महाप्राण हो गया, इनके उच्चारण स्थान हो गए, और कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं। तो ये आपके अक्षर हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे ये कहीं ना कहीं फंस रहे हो, और चूंकि ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। आप ऊष्म संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आप स्पर्श संघर्षी को याद रखिए कि स्पर्श संघर्षी वही होंगे जिनको बोलने में हम किसका, जीभ का कहीं ना कहीं स्पर्श होगा। और संघर्षी इसलिए है क्योंकि बोलने में हमें ऐसा लगता है जैसे इनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये आपके हो गए। इन पांचों को आपको पता है कि नासिक के व्यंजन कह सकते हैं और पंचमाक्षर भी कह सकते हैं। क्या इसको कहेंगे, इनको पांचों को हम नासिक के भी कह सकते हैं क्योंकि नाक से ध्वनि निकलती है, और अनुनासिक भी कह सकते हैं, अनुनासिक अभी आप लोग पढ़ के आए हो पीछे, और इनको हम पंचमाक्षर भी कह सकते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइन के पांचवें हैं। तो यहाँ भी हमने केवल स्पर्श या वर्ग व्यंजन जो 25 है इनका ही वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है। आगे इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें शेष बचा हुआ हम वर्गीकरण आपको बताएंगे। धन्यवाद।